Poem Prose Secondary, a place where you can find material for your board exams. Hello there, welcome to Poem Prose Secondary, जहां आज हम क्लास 12th इंग्लिश NCERT फ्लेमिंगो के पोइट्री सेक्शन के चैप्टर 6 आन जेनिफर्स टाइगर्स को समझेंगे। आई होप आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी चल रही है। अगर हाँ तो आप मेरे चैनल से ट्यून इन कर सकते हैं। आन जेनिफर्स टाइगर्स को समझने से पहले हमें उसके राइटर या पोएट एड्रियन रिच के बारे में जान लेना चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स दे रखे हैं, अगर आप चाहें तो ग्रैब अ पेंसिल एंड पेपर या फिर आप केवल सुन भी सकते हैं। आन जेनिफर्स टाइगर्स की पोएट है एड्रियन रिच और इनकी जो बर्थ थी वो 1929 में हुई और 2012 में ये नहीं रही। ये बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए में पैदा हुई थी, यानी अमेरिकन सिटीज़न थी। और उस समय के जो फेमिनिस्ट या विमेंस मूवमेंट है, औरतों के अधिकार के लिए जो मूवमेंट्स थे, उसमें इनका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था और ये एक पोएट थी और थियरिस्ट भी थी। ये पोएम यानी आन जेनिफर्स टाइगर्स है किस बारे में? आपके अगर फ्लेमिंगो बुक के अबाउट द बुक सेक्शन में देखें तो आन जेनिफर्स टाइगर्स को ऐसे डिस्क्राइब किया गया है कि एक ऐसा वर्क है, ऐसी पोएम है जो कि औरतों की जो दबाई गई आवाज़ें हैं, किसके द्वारा? मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है, शादी का जो इंस्टीट्यूशन है, उसके नीचे जो औरतों की आवाज़ें दब जाती हैं, उसको वॉइस देती है ये पोएम। इस पोएम में आन जेनिफर नाम की एक औरत पैनल्स पर टाइगर्स को काट रही है, सुई से जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है वो कर रही है। एम्ब्रॉयडरी अपने आप में एक ऐसी आर्ट है, ऐसी कला है जिसे हम यूजुअली औरतों के साथ ही एसोसिएट करते हैं। हम अगर दिमाग में पिक्चर करें कि एम्ब्रॉयडरी हो रही है तो ऐसे बहुत चांसेस हैं कि हम यही दिमाग में सोचेंगे कि एम्ब्रॉयडरी औरतों की ही आर्ट है, क्योंकि जो दूसरी आर्ट्स होती हैं जैसे फिल्म मेकर या फिर राइटर भी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेल्स ज़्यादा होंगे उन राइटिंग्स के पीछे या फिर उन पेंटिंग्स के पीछे जो बड़ी बड़ी आर्ट होती हैं जिनको बहुत टेंशन मिलती है। लेकिन जो घरेलू आर्ट्स होती हैं वो औरतों के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि औरतों का रोल ऐसा है सोसाइटी में, जेंडर रोल्स ऐसे हैं। तो उस चीज़ को भी पॉइंट आउट करते हुए ये पोएम अपना जो मुद्दा है वो उठाती है। ये पोएम 1951 में पब्लिश हुई थी एड्रियन रिच के पोएट्री कलेक्शन अ चेंज ऑफ वर्ल्ड में। 1951 काफ़ी पुराना टाइम है और उस टाइम डाइवोर्स नहीं होता था, तो ये पोएम कहीं ना कहीं उससे इंस्पिरेशन लेती है जहाँ पर औरत चाहते हुए भी मैरिज के इंस्टीट्यूशन में ही दबकर रह जाती है और अलग नहीं हो पाती। तो आइए इस छोटी सी पर बहुत डीप पोएम को हम समझते हैं, ताकि हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होने के साथ साथ ही अपनी सोसाइटी के नेचर को भी समझ पाएँ। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green। तो पोएट पोएम की शुरुआत में ही आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं उनको डिस्क्राइब करती हैं। अब ये जो टाइगर्स हैं ये असली टाइगर्स नहीं हैं और ना ही जेनिफर नाम की एक औरत ने इनको पाल रखा है। अब इन दो लाइन्स में ही कितना कुछ है समझने के लिए। आंट जेनिफर, आंट हम किन लोगों को कहते हैं? ऐसी लेडीज़ को हमारी लाइफ में जो कि हमारी मम्मी की ही उम्र की हों, यानी एक मिडिल एज्ड लेडी हैं, उनका जिक्र है आंट जेनिफर। और इससे ये दिखाया जा रहा है कि जो औरत है वो एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ हर लाइफ जी चुकी है और अब उसका एक्सपीरियंस क्या है। तो आंट जेनिफर एक नाम है जो कि सभी औरतों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको दर्शाता है। और क्योंकि इस टाइम तक यूजुअली औरत की शादी हो जाती है, तो एक औरत जो कि एक पर्टिकुलर एज रीच कर चुकी है अपनी लाइफ में और मैरिड है, उसके एक्सपीरियंस की बात यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर ये भी गौर करिए कि आंट वर्ड का भी यूज़ हुआ है जेनिफर नाम की किसी औरत को बताने के लिए। इससे पोएट ये दिखाना चाहती हैं कि औरतों को पहचान जो मिलती है वो केवल उनसे जुड़े रिश्तों से मिलती है, ना कि उनकी खुद की जो वैल्यू है उस पर। आंटी, चाची, मामी, हम केवल औरतों को इन आइडेंटिटी से पहचानना पसंद करते हैं जो कि उनके हस्बैंड के थ्रू उन्हें मिलती हैं, बजाय उनके खुद के। अब आप कह सकते हैं कि हम मेल्स को भी अंकल बुलाते हैं,
वो बात सही है, लेकिन अगर कोई पोएट अंकल पे पोएम लिखता है तो उसका थीम कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो थीम है इस पोएम का, जो कि एक फेमिनिस्ट थीम है, विमेंस राइट्स के बारे में थीम है, तो हमें आंट जेनिफर का जो यूज़ है उसकी सिग्निफिकेंस को समझना होगा। तो जो आंट जेनिफर के टाइगर्स हैं वो असल में उनके टाइगर्स नहीं हैं, वो एक एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। जैसे आपने भी अपने घर में देखा होगा लोगों को करते हुए, जब किसी कपड़े पर एक गोल फ्रेम होता है उसको लगा लिया जाता है, फंसा लिया जाता है और उसके अंदर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो आपकी जो बुक है उसके ऊपर भी जो डिज़ाइन बनी हुई है तो उसको भी देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पे टाइगर्स की बात हो रही है। और वो क्या काट रही हैं वहाँ पर? टाइगर्स को, टाइगर्स का जो एक चित्र है, इमेज है, उसे काट रही हैं उसके ऊपर। और पोइट बोलती हैं कि जो उनके टाइगर्स हैं ये वाले, वो प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, वो एक स्क्रीन पे, यानी स्क्रीन क्या होता है? एक पर्टिकुलर स्पेस जिस पर हमको कुछ देखने को मिले, या फिर एक सिंपली पर्टिकुलर स्पेस। तो जो एम्ब्रॉयडरी करने वाला जो कपड़ा है वो हो गई स्क्रीन। तो उसको बोलती हैं पोएट कि उस स्क्रीन के इधर उधर, अक्रॉस मतलब इधर से उधर पूरा पूरा कवर करते हुए प्रांस कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं वो टाइगर्स। यानी उनका जो चित्रण है, उनका जो डिपिक्शन है उस एम्ब्रॉयडरी में, वो ऐसे उछलता कूदता सा है। और पोइट सेकेंड लाइन में बोलती हैं, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो उन टाइगर्स को डिस्क्राइब किया गया है कैसे? ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, यानी कि बहुत चमकदार, जैसे टोपाज होता है, टोपाज एक पत्थर होता है, उसे हिंदी में पुखराज बोल देते हैं। और ऑब्वियस सी बात है वो डायमंड है तो बहुत चमकदार होगा, और येलो होता है वो कई बार। और डेनिजन वर्ड का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाने वाला एनिमल या प्लांट। तो टाइगर्स जो हैं, पोइट उन्हें कहती हैं ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, यानी टोपाज की तरह चमकदार रहने वाले, कहाँ के? ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ग्रीन वर्ल्ड में, यानी फॉरेस्ट में रहने वाले वो जीव हैं टाइगर्स। और पोइट बोलती हैं, They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. तो पोइट बोलती हैं कि उनको डर नहीं है, किसका? जो पेड़ के नीचे खड़े हुए आदमी हैं। और ये लाइन काफ़ी क्लेवर है अगर आप इसको देखें। अब मैन वर्ड को देखिए, उस पर हम फोकस करते हैं 2 मिनट के लिए। मैन जो वर्ड होता है, मैन या मैन उसका प्लूरल, वो जो मेल्स होते हैं उनके लिए तो यूज़ होता ही है, साथ में ही वो एंटायर ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ होता है। हम कहते हैं ना अर्ली मैन, चेयरमैन, बिजनेसमैन। तो जो अब तो हम बहुत समय में आगे आ गए हैं तो इन चीज़ों को क्वेश्चन किया जाने लगा है, लेकिन यूजुअली अगर हम देखें तो मैन वर्ड को अभी भी हमारे दिमाग में इंसान एज अ होल, हम इंसान की जो पूरी प्रजाति है उसको डिनोट करने के लिए देखते हैं। वहीं जो वुमन है, आप उसे केवल फीमेल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसे पूरी जो इंसानी प्रजाति है उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है, क्योंकि एक वर्ड को हम सबके लिए यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरे वर्ड को अगर यूज़ करेंगे तो शायद मजाक उड़ाया जाएगा आपका। और अब देखिए, मेन जो होते हैं यानी इंसान, अगर हम उस वर्ड का मीनिंग उस तरह से देखें, वो एनिमल्स को हार्म पहुंचाते हैं, उनकी हंटिंग करते हैं। तो पोइट इस लेवल पर एक बात बोलती हैं कि जो टाइगर्स हैं, यानी वो जानवर हैं और जो कि आंट जेनिफर ने बनाए हैं, उनको कोई डर नहीं है उन इंसानों का जो कि ट्रीज़ के नीचे खड़े हुए हैं। और दूसरे लेवल पर इसको देखें तो मेन जो वर्ड है वो मेल सुप्रीमेसी, पैट्रियार्की को भी डिनोट करने के लिए बनाया गया है कि जो मेन हैं वो आंट जेनिफर की ज़िंदगी को रूल करते हैं, लेकिन वो उनके टाइगर्स को नहीं डरा पा रहे। उनके जो टाइगर्स हैं जो कि अपनी कला से, अपनी आर्ट से आंट जेनिफर ने बनाए हैं, मेन उनका कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर पोइट ने मेन वर्ड का यूज़ बड़ी ही क्लेवरली किया है कि वो ये भी डिनोट कर रही हैं कि कैसे पूरे इंसानी प्रजाति को हम मेन बोलते हैं। दूसरा, वो ये भी डिनोट कर रही हैं कि जो आदमी हैं, मेल्स हैं, उनसे आंट जेनिफर के टाइगर्स अफ्रेड नहीं हैं। और तीसरा, ये भी डिनोट कर रही हैं क्योंकि वो कला है और कला हमेशा फ्रीडम लाती है, इसलिए वो ये नहीं देखती कि वो आदमी के बनाए हुए टाइगर्स हैं कि औरत के बनाए हुए टाइगर्स हैं। वो अगर ब्रेवली प्रांस कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है।
दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। और वो जो चलने का तरीका है, पेस मतलब चलना, उन टाइगर्स के जो चलने का तरीका है वो बड़ा ही स्लीक है, बड़ा ही स्मूथ है, शिवलरिक है, बड़ा ही ब्रेव है और सर्टेनिटी है उसमें, यानी कि कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर शिवलरिक और सर्टेनिटी वर्ड्स को देखिए। शिवलरी जो वर्ड होता है वो यूजुअली मेल जो ब्रेवरी होती है और औरतों के प्रति जो मेल से एक बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है शिवलरी का, उसको डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है बहुत पुराने ज़माने से ही। लेकिन जो आंट जेनिफर भले ही एक औरत है, लेकिन उनकी आर्ट इतनी सुंदर है, उसमें उनके जो टाइगर्स हैं वो इतने बेखौफ लग रहे हैं कि उनके लिए भी उसी वर्ड का यूज़ किया गया है। सर्टेनिटी, उनमें कोई डाउट नहीं है। जैसे औरतों में उनकी एबिलिटीज़ को लेकर, उनकी प्रतिभाओं, उनके टैलेंट को लेकर बचपन से एक डाउट डाल दिया जाता है, वो नहीं है। आंट जेनिफर के टाइगर्स बहुत सर्टेन हैं, उन्हें पता है कि वो क्या हैं। नेक्स्ट आंसर, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull। अब पोएट ने जो फर्स्ट स्टैंजा था उसमें पहले जो वर्ड्स थे वो थे Aunt Jennifer's tigers, और जो सेकेंड स्टैंजा है उसके पहले वर्ड्स हैं Aunt Jennifer's fingers। तो जो फर्स्ट स्टैंजा था उसमें पोएट ने जो आंट जेनिफर की आर्ट है यानी उनके टाइगर्स, उनको डिस्क्राइब किया था। लेकिन सेकेंड स्टैंजा में पोएट आर्टिस्ट यानी खुद आंट जेनिफर को डिस्क्राइब करती हैं और बोलती हैं कि आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो फ्लटर कर रही हैं उनकी वुल में से। फ्लटर का मतलब होता है, समझ लीजिए, लहराना या फड़फड़ाना। जल्दी जल्दी उनकी फिंगर्स चल रही हैं, उनकी वुल पे वो काम कर रही हैं, ऊन से वो अपना काम कर रही हैं टाइगर्स वाला, बुनने का, काटने का। तो उसके थ्रू जल्दी उनकी फिंगर्स ऐसे हिलते डुलते काम कर रही हैं, फड़फड़ा रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। लेकिन उनकी फिंगर्स क्या हैं, क्या लग रहा है उनकी फिंगर्स को, जो आइवरी नीडल है, आइवरी यानी हाथी दांत बोलते हैं जिसको, तो उससे एक नीडल बनाई जाती है कढ़ाई बुनाई करने के लिए। तो जो आंट जेनिफर की जो नीडल है वो आइवरी की है, और आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं, उनकी उंगलियां हैं, उनके लिए वो नीडल तक पुल करना, खींचना बड़ा ही मुश्किल काम है, हार्ड काम है। अब यहाँ पर आइवरी नीडल को हम देखते हैं। अब यहाँ पर पोएट सिंपली बोल सकती थी कि नीडल बहुत हार्ड है, उन्होंने आइवरी नीडल लिखा है। तो इसको थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो हमें कुछ चीज़ें समझ में आ सकती हैं। आइवरी यानी हाथी दांत से बना हुआ, और हम सबको पता है कि हाथी दांत यानी हाथी को बड़ी क्रूरता से मारा जाता है और फिर उसके दांत निकाल कर ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आइवरी नीडल जो कि वो अस्त्र है, वो टूल है जिससे वो अपना काम कर रही हैं। आइवरी को अगर हम देखें तो हमें याद आता है कि कितना क्रूरता होती है हाथियों के साथ, और किस तरह उनके रिसोर्सेज को, जो चीज़ उनकी है, चुरा लिया जाता है। तो आंट जेनिफर के हाथ में आइवरी होना और उस आइवरी नीडल से टाइगर्स काटना, ये अपने आप में बड़ी ही कॉन्ट्रास्ट वाली और सिंबॉलिक बात है, क्योंकि आइवरी दिखाता है एक्सप्लॉयटेशन, भेदभाव, आपके हक को आपसे छीन लिया जाना, जबकि टाइगर्स दिखाते हैं बोल्डनेस, ब्रेवरी, किसी से ना डरना। तो आंट जेनिफर की जो ज़िंदगी है, उनकी फिंगर्स में असली में जो आइवरी है, उससे वो अपनी आर्ट बना रही हैं जो कि उनकी ज़िंदगी के उलट है। उनकी आर्ट में वो दम है, हालांकि वो नीडल तक वो ढंग से खींच नहीं पा रही, वो इतनी दुखी हैं, इतना बोझ है उनके हाथों में, इतनी भी उनको आज़ादी नहीं है कि वो अपना काम तक ढंग से कर सकें। हर चीज़ बहुत बोझिल है उनके लिए। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। और पोइट बोलती हैं कि जो वेट है, वज़न है, बहुत ज़्यादा मैसिव है। किस चीज़ का? अंकल के वेडिंग बैंड का। जो अंकल है यानी आंट जेनिफर के पति, उनके वेडिंग बैंड से मतलब है जो वेडिंग रिंग होती है, शादी की जो रिंग होती है, उसका वेट बहुत ज़्यादा है, वज़न बहुत ज़्यादा है, जो कहाँ बैठता है? हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। जो आंट जेनिफर के हाथ पर बड़े ही हैवी तरीके से, बोझिल तरीके से बैठा हुआ है, वो बैठा रहता है, और इसी कारण आंट जेनिफर ढंग से अपने हाथ नहीं चला पाती।
साफ साफ इस स्टैंजा में दिखाया गया है कि जो औरतों की आर्ट होती है, आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी होती है, आर्ट बनाने की इच्छा होती है, उसे किस तरह दबा दिया जाता है मैरिज जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन द्वारा, कि वही सब कुछ है और जो औरत की खुद की एस्पिरेशंस हैं वो कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाई हैंड्स विद लाई, स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। पोइट बोलती हैं कि जब आंट मर जाएंगी, जब वो मर गई होंगी, तब उनके जो टेरिफाइड यानी डरे हुए जो हाथ होंगे, डरे हुए हाथ मतलब उनकी जो पूरी ज़िंदगी थी वो डर में भी थी और खुलकर वो अपने आप को अपने हाथ की कला से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाई। तो टेरिफाइड हैंड्स थे उनके, डरे हुए हैंड्स पड़े रहेंगे, विल लाई का मतलब पड़े रहना। स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय, और तब भी उन सारी मुसीबतों से, डेंजर से, ऑडियल्स मतलब होता है खतरा, तो उन सभी खतरों से वो रिंग्ड यानी घिरे रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए रिंग्ड जो वर्ड है वो कितना क्लेवर है। रिंग्ड मतलब घिरे रहना, भी गोले में घिरे रहना पूरी तरह से, और रिंग यानी वेडिंग रिंग से भी मतलब है। तो कैसे उन्होंने एक वर्ड से दो मतलब दिखाए हैं, और उन्हीं खतरों से वो हमेशा घिरी रहेंगी जिनसे वो अपनी ज़िंदगी के दौरान, जिनसे वो डरती थीं, जो उनके मास्टर थे, जो उन पर राज किया करते थे, वो वही खतरे वहीं के वहीं रहेंगे। यानी आंट तो मर जाएंगी लेकिन औरतों की जो स्थिति है, औरतों की जो सिचुएशन है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, लोग उन्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे। The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. लेकिन जो टाइगर्स होंगे जो कि उन्होंने पैनल पे बनाए थे, उस फ्रेम में बनाए थे, वो प्रांस करते रहेंगे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि कोई भी पेंटिंग जैसी वो बना दी जाती है, जैसे उसमें चीज़ें एक्सप्रेस की जाती हैं, वो वहीं की वहीं रहती है, चाहे कितने साल बीत जाए। तो आर्ट की जो पावर होती है वो वैसी की वैसी रहेगी। टाइगर्स क्या दिखाते हैं? बोल्डनेस, ब्रेवरी। तो वो ब्रेवरी जो उनके अंदर की थी, जो बोल्डनेस उनके अंदर थी, जो वो असली में नहीं दिखा सकती थी, वो उन टाइगर्स के थ्रू ज़िंदा रहेगी। और वो टाइगर्स कैसे रहेंगे? प्रांसिंग, उछलते रहेंगे, प्राउड रहेंगे यानी गर्व से भरे हुए रहेंगे, और अनअफ्रेड रहेंगे, किसी से डरेंगे नहीं। तो यहाँ पर पोइट बहुत बड़ी बात कह रही हैं एक छोटी सी पोएम में, कि जो औरतों का संघर्ष है, इक्वल राइट्स पाने के लिए जो स्ट्रगल है, वो चलता रहेगा उनकी आर्ट के थ्रू। आर्ट की पावर बहुत बड़ी है, जो उनकी स्पिरिट है औरतों की, वो टाइगर्स जितनी ही बोल्ड है, अनअफ्रेड है, उतनी ही सुंदर है देखने में, तो वो हमेशा बनी रहेगी। तो पोइट एक तरह से मिक्स्ड बात बोलती हैं। वो ये तो बोलती हैं कि औरत शादी की वजह से दब कर रह जाती है, लेकिन ये भी बोलती हैं कि आर्ट में बहुत दम होती है और फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस जेंडर ने बनाई है, वो हमेशा ज़िंदा रहती है और जो बोलने वाला है उसकी बात को हमेशा कन्वे करती रहती है। इस पोएम के सेंट्रल आइडिया या थीम्स को देखते हैं। पहला है फेमिनिस्ट या फिर फेमिनिज़्म का जो आइडिया है विमेंस राइट्स के बारे में, वो दिखाया गया है कि किस तरह सोसाइटी हमारे से स्ट्रक्चर्ड है कि मैरिज एक फुलफिलिंग या फिर हैप्पी इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा एक जेंडर को दबाने की चीज़ बन चुका है। वुमेंस आर्ट यानी औरतों की आर्ट की क्या वैल्यू है, वो किस हद तक एक्सपोजर पाती हैं, किस हद तक लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। आर्ट और आर्टिस्ट के बीच का जो रिलेशन है, आर्टिस्ट मर जाता है लेकिन आर्ट रह जाती है। आर्टिस्ट की ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि वो सब चीज़ें हों जो वो अपनी आर्ट के थ्रू दिखाना चाहता है। आर्ट के थ्रू वो अपनी इमेजिनेशन से लेकर जो उसकी इच्छाएं हैं, होप्स हैं, वो भी दिखा सकता है, ये ऑब्वियसली दिखा सकती है। आर्ट सिग्निफिकेंस इन असर्टिंग फ्रीडम, आर्ट कितना ज़रूरी है फ्रीडम अपनी पाने के लिए, फ्रीडम को जताने के लिए कि हम लोग फ्री हैं। इस पोएम के स्टाइलिस्टिक फीचर्स यानी फिगर्स ऑफ स्पीच एट्सेट्रा को हम देख लेते हैं। टाइगर्स जो हैं वो हैं मेटाफर या सिंबल है आर्टिस्टिक पावर के लिए, जो आर्ट की पावर होती है उसको दर्शाते हैं टाइगर्स। आइवरी नीडल जो है वो विमेन का जो ऑपरेशन है उसको दिखाती है। एक तो ये कि आइवरी से बनी हुई है जो हमने डिस्कस किया था, और ये कि केवल एक तरह की आर्ट्स पे विमेन को बढ़ावा दिया जाता है। और आपने ध्यान होगा आपको कि फ्लटरिंग वर्ड का भी यूज़ है।
तो फ्लटरिंग का मतलब होता है जब पंख फड़फड़ाती है कोई चिड़िया या कोई तितली, तो कहीं ना कहीं वो फ्लटरिंग के थ्रू जो ये सेंस ऑफ बॉन्डेज है, बंधे होने में, जब चिड़िया पंख फड़फड़ाती है तो वो वर्ड को पर्टिकुलरली वही दर्शाने के लिए यूज़ किया गया है। तो ध्यान से पढ़ें तो ये कितनी सुंदर पोएम है। जो वेडिंग बैंड है वो जो बर्डन्स होते हैं मैरिज के एक पेट्रियार्कल पुरुष प्रधान सोसाइटी में, वो दिखाता है। और बैंड को आप देखिए गोल होता है, और वो एक तो रिंग से मतलब है बैंड का, और एक गले वाला जो पट्टा होता है उससे भी मतलब है। तो कहीं ना कहीं वो वेडिंग बैंड उंगली में पहनते हुए भी गले का पट्टा, गले का बैंड बना हुआ है। इस पोएम की राइम स्कीम है AABB CCDD EEFF, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज़ है, हम आसानी से समझ सकते हैं इसको एटलीस्ट सरफेस लेवल पर। तो ये थी आन जेनिफर्स टाइगर्स, आपकी फ्लेमिंगो बुक का एक बेहतरीन चैप्टर जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको बहुत सारे मार्क्स फेच करने में मदद करेगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। रिमेंबर, पोएम प्रो सेकेंडरी पर रेगुलर अपडेट्स आती हैं बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड, ताकि आप अपने प्रिपरेशन के लिए और भी तैयार हो जाएं। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ।